दोस्तों अनबोर्डिंग अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछले कुछ क्वेश्चंस हम लोग ने देखे हैं। 33 क्वेश्चन हम लोग बेटा पहले देख चुके थे और बाकी का जो भी आज का पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट 2 जो है उस पेपर का, पेट का जो पेपर हुआ है उसका पार्ट 2 जो है सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो जो आज का सेक्शन है 33 क्वेश्चन है, ये मिक्स रहेगा मैथ का और साइंस के। मैथ का जो क्वेश्चन आया हुआ है, जो इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन आए, थोड़े हिंदी के क्वेश्चन भी हम लोग इस सेक्शन में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग की कोशिश बेटा ये रहेगी कि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो किस तरीके से क्विकली, लाइक यूजिंग आउट अ ट्रिक कह लो आप या स्मार्ट अप्रोच कह लो, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच रखेंगे, थोड़ा ट्रिक का भी यूज़ करेंगे, थोड़ा जो है दिमाग एग्जामिनर की साइकोलॉजी को भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। सिर्फ किताबी बातों की बात नहीं करेंगे हम लोग इस सेशन में। तो आइए देखते हैं कि कैसे प्रैक्टिकली मैं जो बातें कह रहा हूँ उसको अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या क्या कह रहे हैं? पहला क्वेश्चन है बेटा कि 4/9, 5/9, 5/7, 11/13, 13/17, इसमें से चार ऑप्शन, चार फ्रैक्शन दिए हैं। इसमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो सबसे बड़ा है? ठीक है, विच वन इज द लार्जेस्ट? ठीक है बेटा, देखिए कोशिश पहले ये रहेगी कि थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे। तो आप देखो, ये 5/7 है, 11/13 है, 13/17 है, ये 4/9 है ना, ये आधे से भी कम हो गया। अगर आप 9 को 4 से डिवाइड देंगे, ठीक है, तो 9 का आधा क्या होता है? 4.5। ऊपर क्या लिखा है? 4, यानी कि आधे से भी कम है। तो ये तो बड़ा हो ही नहीं सकता है, इसको आप एलिमिनेट कर दो। बाकी में कंफ्यूजन है, तो हम लोग निकाल के देख लेते हैं बेटा। इसका दो तरीका हो सकता है, या तो एलसीएम निकाला जाए, 7, 13 और 17 का एलसीएम निकाला जाए, और तीनों प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, 7 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, 17 भी प्राइम है। तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 7 × 13 × 17, वो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। एग्जामिनर वही चाह रहा है कि छोटे से क्वेश्चन में 2 नंबर के लिए हम लोग इतना टाइम लगा दें और उसमें टाइम पूरा लग जाए और बाकी कोई क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करने में दिक्कत हो। ठीक है, तो इसका थोड़ा हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे और देखते जाएंगे कि आंसर क्या आता जा रहा है। ठीक है, तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? अराउंड 0.7 आएगा। 11 को 13 से डिवाइड करेंगे तो अराउंड 0.8 आंसर आएगा। और इसको फिर से डिवाइड करेंगे, 13 को 17 से डिवाइड करेंगे तो बेटा अराउंड 0.7 आएगा। तो यानी कि 11/13 का जो हमारा ऑप्शन है वो सबसे बड़ा, 11/13 का जो ऑप्शन है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। ये जो है एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू पूछी गई है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए हमेशा देखिए दो तरीका है कि या तो पूरा इसको एक लंबा रास्ता है, 2.1 को मल्टीप्लाई कीजिए 3 टाइम, 5.8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए और ये नीचे को लिखिए फिर डिवाइड कीजिए। बट ये मूर्खों की अप्रोच है। हम लोग तो स्मार्ट लोग हैं, हम लोग थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करेंगे। तो इसमें कैसे अप्रोच करेंगे बेटा? हम लोग देखेंगे ये इसका 2.1 को अगर हम a मान लें और 5.8 को अगर हम b मान लें, ठीक है, तो ऊपर वाला क्या लिखा है? a³ + b³। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है, फॉर्मूला लिखा हुआ है कि इसका सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? इसको एक्सपैंड करेंगे बेटा। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करेंगे तो इसको नीचे लिखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आप लोग को एग्जाम से पहले बेसिक फॉर्मूले ये सब याद होने चाहिए। a + b a² - ab + b², ये फॉर्मूला होता है। तो ये देखिए, ये वाला जो फॉर्मेट है, a को अगर हम रखेंगे 2.1 मान के चल रहे हैं और b को मान के चल रहे हैं 5.8, तो ये देखिए जो नीचे वाला जो टर्म है और जो ये टर्म है ये ऑलमोस्ट सेम है अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो इसको। ठीक है, तो बचेगा क्या? ये बचेगा क्या? ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली बेटा? a + b a² - ab + b², ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसके नीचे क्या लिखा हुआ है? अगर हम 2.1 को a मान रहे हैं, इसको a मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, इसको b मान रहे हैं, तो लिखा क्या है? a² - ab + b²। ये कैंसिल हो जाएगा, हमारा सिर्फ ये बचेगा a + b को हम लोग जोड़ देंगे, यानी कि 2.1 और 5.8 को जोड़ देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा 8 × 1 = 9, 5 × 2 = 7, 7.9। जो भी आंसर है उस पर टिक करते जाइए, फटाफट आंसर को निकालते जाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ये वाला स्टेटस, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आपको अच्छी जगहों पे मिलेंगे। जैसे कैट वगैरह का भी पेपर हो सकता है, या जो बहुत पहले जो अभी यूपीएससी में CSAT चलता है ना, उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन अच्छे मिल जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं पढ़ते क्या कह रहा है। ठीक है, कहता है कि 70% लड़का जो है पास हो रहा है फिजिक्स में, ठीक है, और 80% पास हो रहा है
रीजनिंग में, ठीक है, और 55% जो है बोथ, 55% दोनों में है, ठीक है। तो ये पता लगाना है कि टोटल कितने लोग नहीं पास हुए हैं, कितने लोग नहीं पास हुए हैं। इसमें बेटा हम लोग इस तरीके के जब क्वेश्चन देखिए ना, तो आप एक सिंपल ट्रिक है वेन डायग्राम, आप वेन डायग्राम का यूज करो, आपके सामने सारी फोटो खुल के सामने आ जाएगी कि किस तरीके से ये चीज कही जा रही है। वेन डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम मानते हैं ये सारे लोग हैं जो फिजिक्स में पास हुए हैं, और ये सारे लोग हैं जो रीजनिंग में पास हुए हैं, ठीक है। फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 70%, यानी ये जो पूरा गोला दिखा रहा है, पूरा गोला ये 70% दिखा रहा है, और ये जो दूसरा वाला गोला है रीजनिंग में पास होने वाले बच्चे, ये हैं 80%, ठीक है। ये देखिए, लेकिन जो ओवरलैप है ये लोग दोनों में पास हुए हैं, वेन डायग्राम की मदद से हम लोग ने रिप्रेजेंट किया, और यही है 55%, ठीक है। अब आप देखो, थोड़ा सा बेसिक मैथ लगाओ और समझने की कोशिश करो। ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है, ये 70 है, और ये 55 है, ये 55 है, ये 55 है, ये वाला जो ओवरलैप एरिया है। तो ये वाला एरिया कितना बचा? ये एरिया बचा 15, ठीक है। अब ये इसमें से देखो आप, ये पूरा एरिया 80 है और ये ओवरलैप का एरिया 55 है, तो ये जो खाली एरिया बच रहा है ये कितना बचा? 80 में से 55 गए 25, यानी कि 15 बच्चे सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, 55 बच्चे जो है सिर्फ दोनों में पास हुए हैं, और 25 बच्चे सिर्फ रीजनिंग में पास हुए हैं। इन तीनों को सम कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 95। 55, 15 और 25 को जोड़िएगा 95 आएगा। अगर मान लिया हमने कि 100 यानी 95% बच्चे पास हैं, अगर मान लिया हमने टोटल 100% मामला चल रहा है यानी 100% बच्चे हैं, उसमें से 5% बच्चे जो है वो फेल हो गए हैं, आंसर हो जाएगा सी। देख लीजिए बेटा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। 70% को वेन डायग्राम से फुल में कवर किया, 80% को फुल में कवर किया, 55% को ओवरलैप है। फिर ये जो बाकी का एरिया है ना, इसको हम लोग ने निकालने की कोशिश की, ये वाले एरिया को निकालने की कोशिश की, ये वाले एरिया को, और ये वाले एरिया को निकालने की कोशिश की, जो बचा हुआ एरिया 15, 25 और 55, तीनों को जोड़ लिया, 95 आया, 100 से माइनस कर दिया, आपका आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल? सबसे समझदार मैमल कौन सा? मैमल किसको कहते हैं? मैमल जिसके अंदर मेमोरी ग्लैंड होता है। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? जो चेस्ट में जो स्तन है उसमें मेमोरी ग्लैंड होता है, जो अपने नवजात शिशु को जो स्तनधारी दूध पिला सकते हैं, उनको हम मैमल्स कहते हैं, ठीक है बेटा। तो मैमल्स की बात हो रही है, सबसे समझदार इसमें माना जाता है डॉल्फिन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? प्लांट डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, प्लांट के डेवलपमेंट किन किन चीजों से असर होता है? प्लांट के डेवलपमेंट में किस किस चीज़ों पे असर होता है? तो बेटा प्लांट के डेवलपमेंट में दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता, यानी कि आपने पेड़ को सीधी रोशनी में रख रखा है कि हल्का छांव में रख रखा है, ठीक है। वो आप पेड़ की दुकान पे लेने जाओगे पेड़ को, तो इस तरीके का पूछता है ना कि डायरेक्ट सनलाइट वाला पेड़ है कि छांव वाला पेड़ है। दो तरीके के पेड़ होते हैं ना, ये बिल्कुल अंदर शैडो में रखने वाला पेड़ है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के ऊपर बात होती है। तो यानी कि क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट। देखिए क्वालिटी ऑफ लाइट और ड्यूरेशन ऑफ लाइट, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नॉट द क्वांटिटी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? 5 संख्या दिया है और पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा। औसत एवरेज बेसिकली आपको पता होगा। चलिए बेसिकली मैं बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। अगर मान लो A B C D E 4 संख्या दिया हुआ है, अगर इसका एवरेज पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, संख्या जोड़ना 1 2 3 4 5, पहले इन सबका जोड़ कर लेना है, इन सबका जोड़ कर लेना और सबको 5 से डिवाइड दे देना है, क्योंकि 5 संख्या है। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? 308, 125, 45, 120, 102, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा स्मार्टली जोड़ेंगे, ठीक है। 308 102 कितना हुआ? 308 102 कितना हो गया? 410। सॉरी फॉर द हैंड राइटिंग, ठीक है। बाकी क्या है? 125 है, बाकी क्या है? 45 है, और बाकी क्या है? 120 है। या तो हम सीधा जोड़ के सबको 5 से डिवाइड दे रहे हैं, या तो एक एक करके हम 5 से डिवाइड देते हुए चलेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। 410 को 5 से डिवाइड देंगे तो बेटा कितना आएगा? 8 पंजे 40, 82। 125 को 25 पंचे 125,
45 को 9 आ जाएगा, 120 को 24 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी तब तेज होगी या आप बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में तेज हो, प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। ठीक है, तो मैथ में जितना प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही आपकी जो स्पीड है तेज होती जाएगी। उसके लिए छोटी सी मेरी सलाह ये है कि आप लोग होमवर्क थोड़ा मैथ में करो। होमवर्क का मतलब क्या है कि 1 से 30 तक के पहाड़े आप याद कर डालो बेसिकली। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, एप्टीट्यूड अगर इंप्रूव करना चाहते हो, आउट ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग इट टू यू, लाइक कि आफ्टर क्वालिफाइंग सो मैनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक प्रीलिम्स के जो भी मैथ आते हैं, आपको मैथ का आता होता है, सवाल आता होता है। चैलेंज क्या है? टाइम का चैलेंज है, कम समय में करने का चैलेंज है। ठीक है, तो कम समय में करने का यानी क्या है कि आप पहले से तैयार हो के चलो। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल खाना बनाना आपको आता है। ठीक है, टाइम मिला 5 मिनट का, घर पे खाना बना हुआ है, आपने फटाफट बना के खा लिया। लेकिन अगर मिला वही टाइम 5 मिनट का और आपके पास सारे संसाधन है, लेकिन आटा अलग पड़ा हुआ है, गैस अलग पड़ी हुई है, आप उसको गुथोगे फिर रोटी बनाओगे ना, तो उसमें टाइम निकल जाएगा, आपका पेट खाली रह जाएगा। यही टेस्ट का चैलेंज है ना। 30 तक का पहाड़ा आप लोग याद कर डालो बेसिकली। ठीक है बेटा, ये बच गया ये सवाल, इसको देखिए बातचीत में भूल गए। इसको जोड़ लेते हैं अपन, कितना हो गया ये 5 2 7 7 4 11 और 9 20 का 0 2 2 4 4 2 6 6 और 8 14 140। 140 से कोई आंसर में है आपका? 140 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले पे आते हैं। हिंदी का सवाल है, बहुत बेसिक सा। आस्तिक नास्तिक कह रहे हैं कि आस्तिक कौन है, नास्तिक कौन है। ईश्वर को मानने वाले को आस्तिक कहते हैं और नहीं मानने वाले को नास्तिक कहते हैं। नहीं मानने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नहीं मानने वाले को इंग्लिश में एथीस्ट कहते हैं। एथीस्ट, आजकल बहुत ढेर सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं वो एथीस्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, स्थावर, स्थावर का विलोम क्या है? स्थावर का विलोम क्या है बेटा? जगम होता है। ये आप लोग कोई भी नोट्स बेसिकली कोई भी सीटेट की किताब उठा लीजिए, बेसिक इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसमें आप लोग को हिंदी पढ़ लीजिएगा, बेसिकली इसमें मिल जाएगा। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा अकल की बात नहीं है। बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, बिल्ली को पहले ही दिन पकड़ के मार देना चाहिए का मतलब क्या होता है कि ये सही बिल्ली की बात नहीं हो रही है कि सच में आप बिल्ली पकड़ो, बिल्ली को पकड़ के मार दो तो बिल्ली की तादाद पूरे देश और दुनिया में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं करने लगना। ठीक है, तो बिल्ली को मारने का अर्थ क्या होता है कि अपने गुस्से को, जब आप इंसान का मान लो गुस्सा है, वह डर है, डर सॉरी गुस्सा नहीं डर, आपका जो डर है वो डर को सबसे पहले ही बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जैसे एग्जांपल क्या है कि अगर मान लीजिए आप किसी से मिलने जा रहे हो लेकिन आपके मन में बड़ा डर है, तो आप जाते हो सोचते हो यार सामने वाला क्या सोच रहा होगा, इससे बात करें, कैसे बात करें, क्या बात करें, बोलें नहीं बोलें। ठीक है, और वैसे आप जा रहे हो लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हो, फिर दूसरे दिन भी गए आप नहीं बात कर पाए, चौथे दिन भी गए नहीं बात कर पाए, 1 हफ्ते तक आप जा रहे हो बात ही नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो यानी कि आपके मन में वो डर व्याप्त हो गया, अब आप उससे बात नहीं कर पाओगे, भविष्य में भी आपके मन में वो डर बैठा रहेगा हमेशा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? पहले दिन नहीं जाओ, आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस में रहो, आप जाके जो बोलना है बोल दो, बिल्ली को पहले ही दिन मार दो। ठीक है बेटा, स्वल्प का संधि विच्छेद क्या है? स्वल्प संधि विच्छेद, विच्छेद बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये। साधन अल्प, साधन अल्प होगा इसका संधि विच्छेद, इसमें ज्यादा कुछ अकल की बात नहीं है। ठीक है, इति इति इति, दो इति हैं। ठीक है, 2 इतियां हैं आपके सामने। इसमें आपको पता होना चाहिए कौन सी इति कौन सी इति, कौन सी इति का मतलब क्या है। तो बेटा इति जो ये वाली इति है इसका मतलब है समाप्ति, और ये वाली इति है इसका मतलब है विघ्न। विघ्न मतलब क्या होता है? रोड ब्लॉकर। विघ्न मतलब दिक्कत, परेशानी, समस्या। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत बड़ा सा पैसेज दिया है बेटा, यहाँ से यहाँ तक का पैसेज दे दिया और वैलेंटाइन के ऊपर पैसेज दिया हुआ है, लेकिन मूर्ख बनाने के लिए आप देखिए क्या किया हम लोग के साथ खेल, सिर्फ 2 क्वेश्चन दिया, सब 56 और 57। अरे भाई इतना बड़ा पैसेज दिया हुआ है, अगर आप इसके ऊपर क्वेश्चन बना रहे हो तो कम से कम 5 क्वेश्चन तो दो ना, मेहनत का फल तो दो ना थोड़ा। ठीक है, तो बेटा ये बहुत बड़ा सा पैसेज है और सिर्फ 2 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसमें थोड़ा स्मार्टली अप्रोच करेंगे। ऐसा आए तो आप ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। जो मैं साइकोलॉजिकल टिप ट्रिक्स की बात कर रहा हूँ वो यही बात कर रहा हूँ, इस तरीके से आपको हैंडल करना है पेपर को। आप इस तरीके को समझोगे ना तभी आप वो 100% स्कोर वाले, 99% स्कोर वाले में जा पाओगे। क्या करना है, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करो। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले पैसेज मत पढ़ने लग जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन देख लो। 2 क्वेश्चन है,
इसको पढ़ने में टाइम लगेगा ज़्यादा कि इसको पढ़ने में ज़्यादा टाइम लगेगा? ऑब्वियस सी बात है, इसको पढ़ने में कम टाइम लगेगा। 2 क्वेश्चन आप पढ़ डालो। 2 क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे। वैलेंटाइन डे ऑफिशियली हॉलीडे है कि नहीं है? एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर। 2 चीज है, हॉलीडे को हम लोग को पैसेज में खोजना है और टीचर को पैसेज में खोजना है। 2 वर्ड हम लोग को खोजने हैं, इंपॉर्टेंट 2 वर्ड है। चलिए, सबसे पहले लाइन में हमको हॉलीडे मिल गया, ठीक है, यानी एक क्वेश्चन तो हमारा निकल गया। क्या है? वैलेंटाइन डे फरवरी 14 इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट लव एंड फ्रेंडशिप इन द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि पहला ही क्वेश्चन बता रहा है कि हॉलीडे है और निश्चित हॉलीडे है, इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, ना ही नो है ना ही प्रोबेबिलिटी है। इट्स अ हॉलीडे, अनिश्चित, इट्स अ हॉलीडे। वैलेंटाइन डे इज अ हॉलीडे लिखा हुआ सीधे सीधे। जिसका भी स्कैन किया हुआ है शायद उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उसने शायद ए में निशान लगाया हुआ है। देखिए बेटा, पहले ही लाइन में लिखा हुआ है वैलेंटाइन डे फरवरी 14 इज अ हॉलीडे दैट सेलिब्रेट लव फेस्ट। ये सब यूनाइटेड स्टेट में मनाए जाते हैं। वैलेंटाइन डे तो वैसे भी सेंट वैलेंटाइन के ऊपर ये जो है त्यौहार है जो मनाया जाता है, लड़का लड़की आपस में मनाते हैं और बाकी लोग भी मनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रन गिफ्ट देयर टीचर, ठीक है, स्कूल टीचर। अब अगला क्वेश्चन हमको, अगला वर्ड हमको क्या खोजना है? अगला वर्ड हमको खोजना है टीचर। टीचर खोज लीजिए, काम हो जाएगा। टीचर कहाँ पे है? फटाफट देखिए, ऐसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट्स वेयर वी हैव टू बी स्मार्ट, ठीक है। ये देखिए स्कूल चिल्ड्रन हु गिव थैंकफुल कार्ड, ये देखिए टीचर, ये अगला वर्ड हमको मिल गया टीचर, ठीक है। क्या करते हैं? टीचर को पूरा कोई पीपल ऑल्सो गो आउट फॉर द एक्सपेंसिव डिनर। वैलेंटाइन डे इज इवन सेलिब्रेटेड बाई स्कूल चिल्ड्रन हु गिव थैंक यू कार्ड। स्कूल चिल्ड्रन थैंक यू कार्ड देते हैं टीचर को। यही है हमारा आंसर, मामला खत्म, काम हो गया हमारा, ठीक है। अब नीचे पढ़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्या मतलब है टाइम वेस्ट करने का? लेकिन अगर आपने क्या किया होता पहले, अगर पैसेज पढ़ा होता तो ये आपने पूरा पढ़ा होता और उसके बाद हो सकता है समय खराब हो गया होता और कंफ्यूजन भी ज्यादा बढ़ता। मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द सब्स्टिट्यूट, वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या है? वन हु इज इंडिफरेंट टू द प्लीजर एंड पेन। वो इंसान जो दुख और सुख से अछूता है, यानी अरिहंत हो गया है बुद्धा की नजर में, वो जो अछूता है, सुख और दुख से अछूता है, सुख और दुख का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ठीक है। मर्सिनरी, मर्सिनरी किसको कहते हैं बेटा? जो लोग पैसा लेके जाते हैं दूसरे देश में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनको मर्सिनरी कहते हैं। अलकायदा वाले जैसे आप कह लो, ये सब मर्सिनरी, टेररिस्ट भी है, मर्सिनरी भी है, ठीक है। ऑर्फन, ऑर्फन यानी अनाथ। भाई अनाथ को सुख और दुख का असर होगा ही होगा, वो भी तो इंसान ही है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मतलब भविष्य में अच्छा होगा, ऐसी सोच रखने वाले को हम ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। तो लेकिन ये सारी चीज़ें गलत हैं। जो स्टोइक है, स्टोइक इज अ सॉर्ट ऑफ फिलॉसफी, ये ऑप्शन सही है। आप पढ़िएगा स्टोइक फिलॉसफी को और आप इस फिलॉसफी को जरूर पढ़िएगा। इस वर्ड को यहीं पे, क्वेश्चन को यहाँ मत खत्म कर दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जरूर, इस वर्ड को आप सर्च कीजिएगा नेट पे और इसके बारे में पढ़िएगा। स्टोइक होता क्या है, क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या जो है इनके फीचर्स होते हैं, बड़ा मजा आएगा, पढ़िएगा, निश्चित मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ टेम। टेम मतलब क्या होता है? पालतू। जैसे कुत्ते को टेम करना है, या जो बुल है, कोई सांड है, ठीक है, वो बड़ा उद्दंड होता फिर रहा है, ठीक है, उसको टेम करना है, तो उसको, उसका अपोजिट क्या होगा? उसका अपोजिट पूछ रहा है सिनोनिम। एंटोनिम यानी उल्टा नहीं, सिनोनिम यानी सेम। एंटोनिम उल्टा होता है, सिनोनिम मतलब सेम होता है, तो उसका हो जाएगा डोसाइल, मिला जुला, ठीक है। चूज द करेक्ट। एंटोनिम, एंटोनिम मतलब अपोजिट होता है। रैपिड का एंटोनिम, रैपिड मतलब बहुत तेज, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? टार्डी हो जाएगा। टेम मतलब पालतू होता है, टेम मतलब पालतू होता है, तो उसके मिला जुला वर्ड क्या हो जाएगा? डोसाइल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बेटा 2 लाइन पढ़नी है और उसके ऊपर 4 ऑप्शन दिए हैं और उसको जो है जोड़ घाट के लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। आइए देखते हैं फटाफट।
लैपटॉप मैन्युफैक्चर कंपनीज हैव रिसेंटली इंक्रीज द प्राइस ऑफ लैपटॉप, लैपटॉप की कंपनियों ने प्राइस लैपटॉप के बढ़ा दिए हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्रीज द ड्यूटी ऑफ लैपटॉप, गवर्नमेंट ने ड्यूटी भी बढ़ा दी है, यानी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सेल टैक्स जहाँ पे 18% लग रहा था, जीएसटी लग रहा था, अब से 28% लगेगा। तो लैपटॉप कंपनियां अपना प्राइस ऑब्वियस सी बात है बढ़ा देंगी, यानी कि एक रीजन है, जो सेकंड स्टेटमेंट 2 है वो रीजन है, और स्टेटमेंट 2 जो स्टेटमेंट 1 जो है वो आउटकम है, यानी कि स्टेटमेंट 2 इज द कॉज एंड 1 इज द इफेक्ट। टैक्स बढ़ा ये कॉज है, प्राइस बढ़ा ये इफेक्ट है, इसमें ज्यादा अकल लगाने की जरूरत है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको आप समझिएगा, और जो मेरी टिप्स और ट्रिक्स है इस तरीके के क्वेश्चन को लेके, उसका अगर आप इम्बाइब कर पाओगे अपने में तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, आपसे कभी गलतियां होने का चांसेस बिल्कुल नील हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या कह रहा है। पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ, ए जो ए नाम का इंसान है, टू हिज फ्रेंड। अब देखिए ए के साथ आया हिज, मान लीजिए ये ए है, ए नाम के सज्जन है, ठीक है। ये किसी अपने दोस्त को बात कर रहे हैं, लेकिन ये आया हिज, यानी कि ए क्या है, मेल है, ए जो है मेल है। जो मेल होगा उस पर हम स्क्वायर बना के पहले से चलेंगे, और जो फीमेल रहेगा उसको हम सर्कल बना के चलेंगे। ये इंफॉर्मेशन को नोट करने का तरीका हम लोग इसको इम्बाइब कर लीजिए, आप कभी जिंदगी में इस तरीके के क्वेश्चन में धोखा नहीं खाएंगे। ये मेरा खुद का टेक्निक है निकाला हुआ, और आज तक इसने हमको धोखा तो आज तक नहीं दिया है। आगे उम्मीद है आप भी अगर इसको इंप्लीमेंट करोगे तो आपको भी धोखा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ए जो है, ए हिज आया, ए के लिए हिज आया, ठीक है। ये देखिए, इसलिए ऐसे समझ जाइए आप कि एक ए जो है लड़का है, ठीक है। शी किसी फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके क्या कह रहा है, शी इज द ओनली डॉटर, शी। अब ये मान लो यहाँ पे कोई है, इसको मान लो एक्स मान लो, ठीक है। ये फोटोग्राफ है, इसकी तरफ यूं इशारा किया, और ये फोटोग्राफ की तरफ आया, यानी कि वो शी बोला, यानी कि ये कोई लड़की है, ठीक है। अब शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ऑफ माई मदर, इसकी मदर मान लो एम है, और इसके मदर के फादर की भी बात हो रही है ना, इसके फादर मान लो एफ है, एफ के ऊपर स्क्वायर, क्योंकि एफ मेल है, मदर गोल थी, और ये लड़का है, ठीक है। तो शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ठीक है। यानी कि ये जो एक्स है ये सिर्फ और सिर्फ इनकी एक ही बेटी है, इनकी एफ जो है, ये जो एफ है इसकी एक ही बेटी है, यानी कि जो पहले से है वो एम ही उसकी बेटी है, और एम का बेटा है ए, ठीक है। यानी कि ए जो हो गया वो बेटा है। आप समझे गोल और स्क्वायर का चक्कर, फिर से हम लोग बात करते हैं, आइए, ठीक है। कोशिश कीजिएगा फिर से समझने की, ठीक है। ए ने बोला एक फोटो की तरफ इशारा करके कि ये जो है ये मेरे मम्मी के पापा की सिर्फ और सिर्फ एक बेटी है। अगर बोलता दो बेटी हैं तो यहाँ पे हम लोग यूं निशान बना देते हैं, यानी कि एफ के दो बेटियां हो जाती, ठीक है। दो बेटी नहीं है, एक ही बेटी है, ठीक है। तो इसका कोई मतलब नहीं है, एफ की एक ही बेटी, यानी कि अपने माँ के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा इसमें अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, इसमें भी बहुत ज़्यादा अकल लगाने की कोशिश नहीं है। ये थोड़ा इन लोग ने खेल करने की कोशिश की है आप लोग के साथ में। क्या किया है, एक्टिव को लिख दिया, ए लिख लेते हैं, ACTIVE, ठीक है। और नीचे क्या लिखा, EDUJWA, ठीक है। खेल क्या किया, ए चला गया इधर, ई चला गया इधर, ठीक है। पहले तो ये काम किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया, सी के बाद क्या आता है डी, टी के बाद क्या आता है यू, आई के बाद क्या आता है जे, वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, ठीक है। तो अगला वर्ड क्या कह रहे हैं, इफेक्ट कैसे लिखा जाएगा, यानी पहले और आखिरी वर्ड को सबसे पहले क्या करो, उलट पुलट कर दो, तो टी को इधर कर दो और ई को इधर कर दो, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपका दो गलत हो गया, ठीक है। दो सही है, इसमें से सी या डी में सी कोई सही होगा। एफ के बाद क्या आता है बेटा, जी आता है, फिर एफ के बाद क्या आता है, जी आता है, फिर ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, और सी के बाद क्या आता है, डी आता है। ये टी जी जी एफ डी ई है सी ऑप्शन, ये आपका सही हो जाएगा, इसमें ज़्यादा
परेशान होने या अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, आसान से क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। पार्ट 3 भी हम लोग लाएंगे इस वीडियो का, और जिसमें हम लोग जो है थोड़ा बहुत करंट अफेयर के जो चिंदी क्वेश्चन रहते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ से चालू हुई है, कौन कब पैदा हुआ है, किसको कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा वो सेंस नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए लेके आऊँ। उसमें भी थोड़ा मैं आपको साइकोलॉजिकल टिप और ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हाउ टू मास्टर ऑन द ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, क्योंकि इसमें आप देखो, इसमें एग्जामिनर के पास बहुत मुश्किल है आपको घुमा पाने की, उसकी लिमिटेशंस है। क्योंकि उसको सबसे बड़ी लिमिटेशन उसकी क्या है पता है, कि आंसर सामने ही रखना है, आंसर सामने ही रखना है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में। ये एग्जामिनर की सबसे बड़ी लिमिटेशन है। इसका आप इस एग्जामिनर की इस कमजोरी का अगर आप अपना जो है फायदा बना ले जाओ, अपनी आप मजबूती बना ले जाओ, अपनी स्ट्रेंथ बना ले जाओ, तो आपको कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्टिव एग्जाम रोक नहीं सकता है। चलिए इसी पॉइंट पे, काम की बात पे हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।